एम्बिशियंस, कैसे हो यार तुम सभी लोग। ठीक है, फाइनली हम यार हमारी वो फॉर्मूला शीट सीरीज चल रही है ना, उसके लिए एक सेकंड लेक्चर लेकर के आए हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने फिजिक्स के पहले चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का फॉर्मूला शीट क्रिएट किया था। आज हम लोग केमिस्ट्री है ना, फिजिकल केमिस्ट्री के पहले चैप्टर यानी कि सॉल्यूशंस चैप्टर का फॉर्मूला शीट क्रिएट करने जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि तुम लोग साथ साथ में फॉर्मूला शीट क्रिएट करते चलो। ठीक है, मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ ट्रायल है ना, ये मैंने प्रिपेयर कर रखा है तुम लोगों के लिए। हालांकि मैं इसका पीडीएफ कुछ नहीं दूंगा। इस तरीके से यार तुम लोग को हमेशा फॉर्मूला शीट रेडी रखनी चाहिए। ये कम से कम है ना मेरा आगे पीछे और इस तरीके से करके हल्का सा 3 पेज के अंदर आया है ना, बोलना चाहिए यानी कि है ना वही 2 और आधा पेज और लगा हुआ है। ठीक है, पूरे के पूरे 3 पेज नहीं लगेंगे, तुमको 2 और आधा पेज लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर तुम ग्राफ इंक्लूड कर लेते हो तो 3 पेज लगेगा। अगर ग्राफ इंक्लूड नहीं करते हो, एक्सक्लूड करते हो, तो तुम लोग को 2 पेज के अंदर है ना 2-2.5 पेज के अंदर आ जाएगा पूरा का पूरा। तो कोई तुम लोग को ऐसे प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, 2 पेज से ज़्यादा फॉर्मूला शीट बनना भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर क्योंकि चैप्टर लंबा होता है, कुछ चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो उन टॉपिक्स को कवर करने में यार थोड़ा सा हम लोग को एक्स्ट्रा चीज़ लिखना पड़ता है। बाकी सारी चीज़ें वही हैं है ना। तो हम लोग साथ साथ में ये हैंड रिटन है ना फॉर्मूला शीट अभी क्रिएट करेंगे, साथ साथ में लिखते जाएंगे। मैं तुम लोगों को यही चीज़ पूरी जो यहाँ पर लिखी हुई है यहाँ पर लिखवा करके समझाने वाला हूँ। एक फॉर्मूला किस तरीके से आता है, क्या आता है ना, क्या होता है, उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बेटा क्या करो, साथ साथ में मेरे साथ फॉर्मूला शीट बनाते चलो, ताकि तुम्हारे सारे फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाएं। ठीक है, फॉर्मूला शीट ऐसा नहीं है बेटा जिसको तुम निकाल करके प्रिंट आउट निकाल करके पढ़ाई करो और हो गया खत्म, ऐसा नहीं होता। फॉर्मूला शीट में हमको हमेशा क्या करनी है, फॉर्मूला शीट हम लोग को एज अ रिवीजन लेना रहता है ना। रिवीजन करने के लिए तो हम लोग जितने बार उसको क्रिएट करेंगे, जितने बार खुद से बनाएंगे, जितने बार मेहनत करेंगे, उतने बार हम लोग को ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें रिवाइज होंगी। और ताकि हम लोग का ज़्यादा चीज़ें अच्छे तरीके से रिवाइज हो, मैं चाहता हूँ बेटा कि ये फॉर्मूला शीट तुम अभी हमारे साथ साथ में बनाते चलो। जैसे जैसे मैं तुमको बताते जाता हूँ वैसे वैसे तुम बनाते चलना। ठीक है, इससे तुमको ही फ़ायदा होगा एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और आज बेटा पहली तारीख है, ठीक है, जनवरी की, यानी कि हैप्पी न्यू ईयर मेरे भाई। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर। हम लोग अब है ना ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे टाइम को, सीधा सीधा इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो तुम्हारा पेपर आने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पेपर तक मैं जितने ज़्यादा कंटेंट बनाना चाहता हूँ वो सारे के सारे तुम तक पहुँचा सकें है ना। जैसे कि 1 शॉट लेक्चर्स चल रहे हैं जो कि ठीक है, साथ साथ में ये फॉर्मूला शीट सीरीज़ है ना, ये जो चल रही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ वो आनी चाहिए है ना, वो जल्दी से जल्दी लेकर के आऊँगा मैं तुम लोग के लिए। और बहुत सारी जो सीरीज़ में तुम लोग को बता रखा है कि ये आएगी, वो सारी की सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ तुम लोग के पेपर के पहले। इस कारण से अपन लोग अब थोड़ा कंटिन्यूसली है ना अच्छे तरीके से लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं और फटाफट चीज़ों को कवर करना स्टार्ट करते हैं। चलो, तो पहला यार है ना फॉर्मूला शीट में तुम लोग हेडिंग लगा लेना बेटा इस तरीके से, सॉल्यूशंस चैप्टर 1 सॉल्यूशंस अच्छे से लिख लेना है ना। मैं अभी इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, बाकी तुम चाहो तो मस्त तरीके से इसको सजा धजा के लिखना कि अच्छा लगे। ऐसा देखो हम सजा भी देते तुम्हारे लिए, ये रहा ऐसा है ना। इस तरीके से सॉल्यूशंस लिखो और यहाँ पे लिख देना चैप्टर 1 फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहला टॉपिक यार जो हम लोग सॉल्यूशंस के अंदर पढ़ते हैं दैट इज़ कंसंट्रेशन टर्म्स। अब किसको यार ये याद है कंसंट्रेशन टर्म्स है ना। अब हालांकि अगर तुम न्यूमेरिकल्स की बात करोगी तो मैं गारंटी दे सकता हूं यार कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन या फिर 1 नंबर का एक क्वेश्चन कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर से आने वाला है। गारंटी है, लिख सकते हो। 3 नंबर या 1 नंबर या 2 नंबर का जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर से एक क्वेश्चन गारंटी आएगा, ठीक है। इस चैप्टर से कम तुम 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2 से 3 क्वेश्चन जनरली देखने को मिलते हैं। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो बेटा इसमें से 4 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं तुम लोग को बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है, और स्पेसिफिकली मैं बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ, कॉम्पिटिशन के एग्जाम के अंदर भी इसके वही 2 से 3 क्वेश्चन है ना जनरली देखने को मिलते हैं, चाहे तुम IIT JEE की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम नीट की तैयारी कर रहे हो। तो बेटा ये जो सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक आता है कंसंट्रेशन टर्म्स, इसको हालांकि बहुत सारे लोग है ना मोल कंसेप्ट के अंदर पढ़ रखे होते हैं, लेकिन वो यहाँ पर वापस से रिपीट हुआ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेते हैं। तो तुम लोगों को मैं सारे के सारे फॉर्मूलाज अभी लिखा देता हूँ है ना कंसंट्रेशन टर्म्स के। बेटा सबसे पहले तुम लोगों को पता होना चाहिए कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर मोल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा यार टाइम को है ना, मैं फटाफट से सिर्फ फॉर्मूलाज लिखवाता हूँ और बताते चलता हूँ कि ये होता है। अगर तुमको नहीं समझ में आई या कुछ चीज़ों में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि भैया ये जो टॉपिक है ये हमको नहीं पता, ये जो नया चीज़ आप सिखाए हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तुमको क्या करना, मस्त से जो 1 शॉट बनाया हुआ है सॉल्यूशन चैप्टर का, उस लेक्चर को देखो बेटा, तुमको कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं आएगा। इस बात की गारंटी मेरी है। तुम उस लेक्चर को एक बार स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक अगर देख लेते हो तो तुम सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर मास्टर हो जाओगे और तुम्हारे से एक भी गलती नहीं होगी। भैया मोल का कैसे निकालते हैं, देखो मोल निकालने के 3 फॉर्मूले होते हैं, मतलब फटाफट से लिख लेते हैं है ना। भैया अगर मास के टर्म्स में निकालें तो पहले तो गिवन मास है ना, गिवन मास बाय मोलर मास, ये हो गया पहला फॉर्मूला। ठीक है, मोलर मास
दूसरा होता है बेटा नंबर ऑफ एंटिटीज़, कितने भी नंबर ऑफ एंटिटीज़ दिया हो उसको तुमको डिवाइड करना होगा, है ना, उसको तुमको डिवाइड करना होगा Na से। और तीसरा जो होता है वो होता है बेटा तुम्हारा वॉल्यूम। अगर तुमको वॉल्यूम लीटर्स में गिवन है तो तुमको 22/4 से अपने आप को डिवाइड करना, अपने आप को नहीं मतलब फॉर्मूला को डिवाइड करना है, ठीक है, अपने आप को मतलब समझ जाया करो यार, हैं बीच बीच में हमसे निकल जाता है कुछ कुछ। चलो इसको ना एक काम करते हैं 3 सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हम लोग फटाफट से फॉर्मूलाज लिख सकें इस तरीके से, ठीक है भैया। ये हो गया हमारा पहला मोल का फॉर्मूला, जहाँ पे हमको पता होना चाहिए कि भैया हमारा जो Na का वैल्यू है दैट इज़ 6 × 10⁻23, ठीक है। हालांकि 6.022 होता है लेकिन उसको अपन 6 है ना × 10⁻23 अगर मानते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा ताकि हम लोग की कैलकुलेशन आसान हो जाए। ये हो गया यार पहला मोल निकालने का तरीका। अब हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स एकदम अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम मोलैरिटी देखेंगे सबसे पहले। क्या देखेंगे बेटा? मोलैरिटी, इसको बोलते हैं कैपिटल M। मोलैरिटी को डिनोट करते हैं भैया कैपिटल M से, ठीक है। मोलैरिटी ऑब्वियसली क्या होता है ये सब तुम लोगों को अगर समझना है तो फटाफट से लेक्चर देख लेना। हाँ, यहाँ पे तुमको एक चीज़ बता दें भैया, हम जब सोल्यूशन कंसिडर करेंगे, कोई भी सोल्यूशन कंसिडर करेंगे तो याद रखना हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे A+B से, है ना। जब भी हम सोल्यूशन रिविजन करते हैं हम समझाते हैं A+B से, जहाँ पर A क्या होता है, A हमारा होता है यार सॉल्वेंट, है ना, और जो B होता है यार वो होता है हमारा सल्यूट। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है, तुम कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, 1+2 1 है ना 2, हर अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया रहता है, अलग अलग क्या बोलते हैं टीचर्स अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो ऑब्वियसली हमारा जो तरीका है बेटा हम वो ये वाला तरीका फॉलो करते हैं। अगर तुमने हमारा लेक्चर देखा होगा तो हम इसी तरीके से एक्सप्लेन किए हर चीज़ को, ठीक है। वहाँ पे मैं मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 1000 ये सब कुछ भी नहीं कराता, जो चीज़ है उसको प्योरली बताता हूँ और उसी चीज़ को मैं समझाते चलता हूँ, ठीक है। अब मोलैरिटी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा NB/में, है ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ये होता है यार हमारे मोलैरिटी का फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पे याद रखना मोल को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मोल को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है हमारा फॉर्मूला, दैट इज M = NB/वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, है ना, NB/वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ पर तुम NB लिख सकते हो, क्या होगा, है ना, तो वेयर NB = मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट। भैया नंबर ऑफ मोल्स बोल लो या फिर मोल्स बोल लो, बात तो एक ही है ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट। और यहाँ पर तुम हैशटैग पॉइंट्स लिखना चालू करो। ये हैशटैग पॉइंट्स क्या है भैया? ये हैशटैग पॉइंट्स हमको फार्मूला के साथ याद होने चाहिए, फार्मूला के साथ हमको याद होने चाहिए। भैया यहाँ पे सबसे पहली बात अगर मैं तुम लोग बताऊँ कि कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर पे डिपेंड होती है, कौन सी नहीं होती है, ये हमको कैसे पता चले, तो बेटा इसका एक ट्रिक है, तुमको, है ना, तुमको ये याद रखना है जिस भी फॉर्मूला में लीटर देखने को मिल जाए, जिस भी फॉर्मूला में लीटर देखने को मिल जाए वो हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और जिस फॉर्मूला में वॉल्यूम या फिर लीटर का मेंशन नहीं है वहाँ पर तुम्हारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। क्योंकि बेटा टेम्परेचर इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से हमेशा वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है। और अगर वॉल्यूम चेंज हो गया, है ना, वॉल्यूम चेंज हो गया, इस कारण से हमारा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन टर्म्स चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई? तो जहाँ पर तुम्हारा लीटर देखने को मिल जाए, लीटर या फिर वॉल्यूम देखने को मिल जाए, वहाँ पे समझ जाना वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसका सबसे पहला जो तुम लोग हैशटैग लगाओगे वो रहेगा बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। हाँ, दूसरा इसका यूनिट में इसमें बता, यूनिट क्या होता है इसका, तो बेटा इसका यूनिट सिंपली बोल सकते हो मोल पर लीटर, है ना। इसका सिंपली क्या बोल सकते हो बेटा, मोल पर लीटर, है ना, चाहो तो, है ना। इस तरीके से देखो नोट किया गया है। आपको क्या करना है, बीच से सेक्शन डिवाइड कर देना है एक पेज का, इधर लिखना चालू करना है पहला, फिर इधर लिखना चालू करना है, ठीक है। इस तरीके से लिखते चलोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर वही चीज़ों को लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, तो फटाफट से लिख लेते हैं। चलो भैया अब हम लोग बात करेंगे मोलैरिटी के छोटे भाई यानी कि मोलैलिटी के बारे में। मोलैलिटी, है ना बेटा, देख इसको छोटा भाई है तो छोटे m से डिनोट करते हैं। बेसिकली क्या हुआ, मोलैरिटी जो है वो बड़ा भाई है और मोलैलिटी जो है वो उसका तोतला भाई है जो छोटा सा है, ठीक है। छोटे भाई है लेकिन उसका तोतला है, तोतला, इसलिए हम उसको बोलते हैं मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी। ओके, अब मोलैलिटी निकालना है भैया, तो मोलैलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है छोटा m, है ना, इसके में NB/में। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, नीचे में होगा WA और यहाँ पे होगा kg, किलोग्राम में पुट करना है। यहाँ पे लीटर में पुट करना है वैल्यू और यहाँ पर किलोग्राम में पुट करना है। अगर किसी और चीज़ में दे रखा है तो उसको कन्वर्जन करना पड़ेगा, और होपफुली तुम लोगों को कन्वर्जन आता होगा बेटा, है ना, होपफुली कन्वर्जन आता होगा। मैं अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 1000 लिखवाऊंगा तुम कंफ्यूज होते हो फॉर्मूला में, इस कारण से सीधा यही याद रखो, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो चीज़ लिखवाया जा रहा है बिल्कुल सही है,
समझ में आया? बाकी लोगों का देख करके इधर आके बोले भैया यहाँ पे हमको 1000 वाला जो टर्म लिखवाया था उसका क्या? बेटा वो क्या होता है, हम लोग जब mls में लेते हैं तो वहाँ पर अपन कन्वर्जन कर लेते हैं फॉर्मूला के अंदर ही, पर मेरे अकॉर्डिंग है ना फॉर्मूला के अंदर कन्वर्जन करने से अच्छा फॉर्मूला के बाहर में तुम लोग कन्वर्जन करो और सिंपल फॉर्मूला रखो, सिंपल फॉर्मूला रखो ताकि तुम लोग को याद रहे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है भैया मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय है ना वेट ऑफ, है ना, या फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, क्या होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट। याद रखना बेटा ए बी क्या लिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे फटाफट से तुम लोग लिख लो, है ना, क्या क्या चीज़ें लिखनी है तुमको भैया। यहाँ पे लिखनी है हम लोग को वेट ऑफ, है ना, सल्यूट, चाहो तो मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। यहाँ पे बेटा ये याद रखना क्योंकि यहाँ पर कोई भी वॉल्यूम वाला टर्म नहीं है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। और दूसरी चीज़ तुम लोग को यहाँ पे जो याद रखनी है, इसका जो यूनिट निकल के आएगा दैट विल बी मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम्स। ठीक है यार, हम लोगों को थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी ज़्यादा हंसी मजाक कर नहीं सकते क्योंकि बेटा अगर हम हंसी मजाक करेंगी तो तुम्हारा समय जो है गायब हो जाएगा। एक साल ऐसे भी निकल चुका है, ठीक है, 2023-2024 आ गया है और तुम्हारा बेटा अगले महीने से पेपर है ना। ये बात याद रखना, हमने पहले ही बोला था, देखो हमने बोल भी रखा है कि है ना बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे है ना जिनके लिए क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन लोग भैया ऐसे सोचे होंगे नहीं यार पेपर आ रहा है, एग्ज़ाम आ रहा है, घर से निकलने का परमिशन तो है नहीं, ठीक है, तो पार्टी वार्टी तो रहने दो। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं है ना, चाहे एग्ज़ाम हो चाहे कुछ हो, है ना, हमको तो फ़र्क नहीं पड़ता, सेलिब्रेशन मतलब सेलिब्रेशन, हाँ सेलिब्रेशन मतलब सेलिब्रेशन, हम तो करेंगे दुनिया जाए भाड़ में, यही होता बहुत सारे बच्चे लोग का। तो हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब चलो बात करते हैं आगे के बारे में, है ना। तब जो हमने मोलालिटी लिख लिया, अब हम लोग तीसरे इसके कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं, दैट इज़ आर मोलारिटी। अच्छा, मैं यहाँ पर और कुछ चीज़ें लिख रखे हैं, ठीक है, इसमें तो वो सारी चीज़ें बताते चलता हूँ जो कि जनरली लोग पढ़ाते नहीं है ना। मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन क्या होगा, मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन क्या होता है? देखो एक तरीके का होता है कंसंट्रेशन, एक होता है डाइल्यूशन, है ना, डिल्यूजन बोल लो, डाइल्यूशन बोल लो, डाइल्यूट करना किसी को, है ना, उसको डाइल्यूशन बोलते हैं बेटा। तो मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन क्या होता है बेटा, सिंपल सा याद रखना, m1v1 इक्वल्स टू m2v2, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। भैया ये कैसे आता है सुनो, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ बेटा। अभी हमने मोलारिटी का फॉर्मूला पढ़ा NB अपॉन में वॉल्यूम, हाँ या ना, यस सर। अब हमने बेटा यहाँ पे क्या करा, देखो NB को, है ना, NB को निकाला तो यहाँ पे क्या आया भैया MV, इसका फॉर्मूला NB यानी कि नंबर ऑफ मोल्स निकाला। यार नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम करोगे कि नहीं करोगे? हाँ भैया बिल्कुल यही करेंगे, यही करेंगे। अब जब ये करते हैं बेटा तो यहाँ पर हम लोग जो करेंगे कि देखो डाइल्यूट कर रहे हो तो B में तो कोई चेंज नहीं लाते हैं, B में तो कोई चेंज नहीं लाते हैं, और A का जो होता है उसके वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते चलते हैं, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है। अब भैया वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा तो ऑब्वियस सी बात है मोलारिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर दो तरीके की मोलारिटी देखने को मिलेगी, दो तरीके के वॉल्यूम देखने को मिलेंगे, लेकिन मोल्स जो है भैया वो तो हमने चेंज ही नहीं किया। इस कारण से बेटा मोल्स, है ना, बिफोर डाइल्यूजन इक्वल होगा मोल्स आफ्टर डाइल्यूजन के। और बेटा जब यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि मोल्स बिफोर डाइल्यूजन और आफ्टर डाइल्यूजन इक्वल है, इसका रीजन मोल्स पहले वाला, है ना, NB1 भैया सिंपल सा M1V1 आएगा, और जब दूसरा भी निकालोगे तो M2V2 आएगा, और क्योंकि दोनों ही मोल्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा तो दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। इस कारण से हम लोग का डाइल्यूजन के टाइम्स पे जो फॉर्मूला बनता है वो होता है M1V1 इक्वल्स टू M2V2। ठीक है, ये याद रखना। अब बात करते हैं यार मोलारिटी ऑन मिक्सिंग। देखो ये सारी चीज़ें, है ना, ये सारे टॉपिक्स होते हैं, इसको जनरली टीचर्स बहुत सारे लोग स्किप करते हैं, नॉर्मल है ना कंसंट्रेशन टर्म्स बनाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अब मैंने अपने लेक्चर के अंदर भी बता रखा है कि ये सारी चीज़ें आती हैं, इसको फॉर्मूला शीट में इंक्लूड कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर है ना, ताकि हम लोगों को क्या है कभी इन फ्यूचर दिक्कत नहीं आएगी अगर ऐसा टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया तो, है ना, इसलिए मैंने फॉर्मूला शीट में इंक्लूड कर रखा था। चलो अब बात कर लेते हैं बेटा M मिक्स की। बेटा ये M मिक्स का जो फॉर्मूला होता है इसमें कोई ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है किस तरीके से आता है। सिंपली अगर तुमको मोलारिटी की बात करें तो भैया यहाँ पे हम लोग लिखते थे NB बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। हाँ या ना, अरे यही बोलो ना, यही बोलते हैं। हाँ भैया, अब बेटा जब मैं मोल्स निकाल रहा हूँ तो बताना, जब मैं मिक्स कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है दो अलग अलग चीज़ों को मिक्स कर रहा हूँ, हाँ, तो उसमें मेरा दो अलग अलग मोल्स होगा। हाँ या ना, दो अलग अलग मोल्स होगा। भैया अगर मेरे पास दो अलग अलग मोल्स हैं तो मेरे पास M1V1 आएगा और M2V2 आएगा, गारंटी है ना। इस कारण से मैं ये कह सकता हूँ कि M1V1, एक सेकेंड, M1V1
प्लस में M2V2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस में N2। और ये N1 N2 क्या है भैया? नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे सॉरी, नीचे में मोल्स कहाँ से आ गया भैया? V1 प्लस V2 है ना, V1 प्लस V2 है ना भैया। देखो नीचे में हमने लिया है टोटल वॉल्यूम, ऊपर में हमने लिया है टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बस मिक्स करने के बाद भी ऊपर का फॉर्मूला है ना हम लोग को टोटल नंबर ऑफ मोल्स बता रहा है, नीचे का फॉर्मूला हम लोग को टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम बता रहा है। कुछ नहीं है, हल्का सा वेरिएशन कर देते हैं, हल्का सा वेरिएशन कर देते हैं और सवाल तुम लोग को दे देते हैं एग्जाम के अंदर, ताकि तुम लोग हो जाओ कंफ्यूज। लेकिन अब तुम हमारे स्टूडेंट हो यार, एम्बिशियन हो, ऐसे कैसे कंफ्यूज हो जाओगे, है ना? ऐसे कैसे कंफ्यूज हो जाओगे? तुम्हारे को कंसेप्ट ना बेटा समझ में आना चाहिए। बनाने के लिए बाकी सारे चीज़ खुद ही बना सकते हो। कुछ नहीं है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ही है, बस उसको यहाँ पर अलग तरीके से लिख दिया है। इसको अगर हम ब्रैकेट में लिख दे तो ये N1 बता रहा है और ये N2 बता रहा है। तो ऊपर में क्या हुआ? नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और नीचे में क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम। दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा, ये क्या होगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। ऑब्वियसली बात है, तुम लोग ये सारी चीज़ें बता सकते हो। मोलैरिटी क्योंकि डिपेंडेंट होता है, तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों फॉर्मूलेज में भी जो आएगा वो डिपेंडेंट ही होगा। अब पाँचवें की बात करते हैं, ठीक है? पाँचवें की बात करते हैं बेटा। पाँचवा है हमारे अकॉर्डिंग, है ना, मोल फ्रैक्शन, है ना। फटाफट से लिखो। सॉरी मुझे ना इतना देखना पड़ता है क्योंकि मुझे भाई अब वही बात है ना, मैं भूल ना जाऊँ। मैं ऐसे तो पढ़ाने के लिए पढ़ा देता हूँ, जब पढ़ाता हूँ तब, है ना, पढ़ाते समय पता होता है ना कि क्या टॉपिक पढ़ाने क्या नहीं पढ़ाने। अब मैं ये क्या फॉर्मूलाज लिखा रहा हूँ, तो फॉर्मूलाज लाइन से क्या क्या है ना, वो थोड़े से वो करने पड़ते हैं। इस कारण से मैं साथ साथ में लेते हुए चल रहा हूँ। मैं ये नहीं चाहता बेटा कि तुम्हारा कुछ फॉर्मूला छूट जाए, और मैंने इसलिए ये फॉर्मूला शीट अभी प्रिपेयर की है, अभी प्रिपेयर की है, ताकि सारी चीज़ों को कवर करके तुम लोग को दे दिया जाए। देखो मैं ऐसे तो किसी को बोलता नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम लोग यूट्यूब में सर्च करो तो 2-3 टीचर्स और हैं जिन लोगों ने, 2-3 टीचर्स के बहुत सारे टीचर्स होते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी तरफ से फॉर्मूला शीट प्रोवाइड किया होगा, ठीक है। और मुझे नहीं पता कि सबके फॉर्मूला शीट्स कैसे हैं, क्योंकि मैंने सारे के चेक नहीं किए हैं। 1-2 टीचर्स के मैंने देखे हुए हैं फॉर्मूला शीट, उसके अंदर बेटा सारे टॉपिक्स कवर होते हैं, लेकिन हाँ कुछ टॉपिक्स स्किप भी होते हैं, मतलब कुछ फॉर्मूला छूटे हुए होते हैं, कुछ फॉर्मूले आधे अधूरे होते हैं। इस कारण से मैं ऐसा चाहता हूँ कि बेटा कि मैं भले ही तुमको 3 पेज लग जाए, लेकिन यार सारे के सारे फॉर्मूलाज कवर हों जो कि हम लोग के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हो सकता है मुझसे भी बेटा एक आध चीज़ छूट जाए, है ना, एक आध चीज़ छूट जाए। लेक्चर्स के अंदर कुछ भी नहीं छूटता, लेक्चर्स के अंदर सारी चीज़ें कवर होती हैं। फॉर्मूला शीट बनाते समय अगर ऐसा तुमको फील होता है कभी भी कि भैया से एक आध चीज़ छूट गई है, तो पहले बात तो कमेंट सेक्शन में लिख देना उस चीज़ को कि भैया आपसे ना ये वाली चीज़ छूट गई थी, ठीक है। और दूसरा ये काम करना बेटा कि अपने फॉर्मूला शीट में एडिट करने के लिए जगह छोड़ के रखना, हमेशा। हो सकता है कभी तुम नया ट्रिक सीख जाओ, कुछ नया फॉर्मूला सीख जाओ, तो उसको भी ऐड करते चलना, ठीक है। मैं तुम लोगों को 2-3 चीज़ें ऐसी भी बताऊंगा जो कि सिर्फ कंपटीशन लेवल के अकॉर्डिंग है। तुम्हारे स्कूल लेवल पे, एग्जाम लेवल पे, बोर्ड एग्जाम लेवल पे नहीं पूछता, लेकिन हाँ आगे तो पूछेगा ना कभी तो काम आएगा ना। तो जब फॉर्मूला शीट इस चैप्टर का बनाओ तो बेटा ऐसा बनाओ कि तुमको कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी काम आए, है ना। अलग थोड़ी ना बनाओगे यार, बोर्ड्स के लिए अलग, है ना, फॉर्मूला शीट इसके लिए अलग फॉर्मूला शीट नहीं। फॉर्मूला शीट एक बनानी है और ऐसी बनानी है बेटा कि ताबड़तोड़ मज़ा आ जाए। भैया मोल फ्रैक्शन को हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्या नाम होता है बेटा? काई, है ना। इसको काई बोल लो, छी बोल लो, चाई बोल लो, एक ही बात है ना। अब हम लोग 2 चीज़ के लिए निकालेंगे बेटा। एक तो निकाल सकते हैं हम लोग काई ए, है ना। इसके लिए हम लोग बोलेंगे भैया NA प्लस NB। भैया ये क्या होता है? देखो मोल फ्रैक्शन फॉर सॉल्वेंट निकालोगे यार, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना। इस तरीके से जिस चीज़ का निकाल रहे हो उसका मोल ऊपर रख देना, ठीक है। जब हम काई बी निकालेंगे भैया तो सिंपल सा क्या रख देंगे भैया NB अपॉन में NA प्लस में NB, यही होगा, ठीक है। चलो अच्छा, तुम चाहो कि भैया हम लोग को ये वाला पेपर देखना है ना, इसमें क्या किस तरीके से फॉर्मूला लिखा है, ये चीज़ चाहिए, तो अगर मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ कमेंट्स में तुम लोग डिमांड कर रहे हो तो इस चीज़ को मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा, ठीक है। चलो ये चीज़ें लिखो फटाफट से भैया, काई ए प्लस काई बी, है ना, ये जगह का फॉर्मूला लिख लो। अब यहाँ पे हैशटैग पॉइंट्स लिखना चालू करो दोस्त, है ना। यार ये काई ए प्लस में काई बी को जब ऐड करोगे, किसी भी 2 फ्रैक्शन का सम क्या आना चाहिए बेटा? 1 आना चाहिए। अगर एक ही चीज़ का हम लोग फॉर्मूला बनाए हैं तो वहाँ पे हम लोग का काई ए प्लस काई बी जो होगा वो कितना आएगा यार? 1 आएगा। और भी सारी चीज़ें हैं, है ना, फटाफट से सारे वेरिएशंस लिख लेते हैं हम लोग। हैशटैग पॉइंट्स लिखना चालू करो, है ना, हैशटैग पॉइंट्स से सारे के सारे। भैया काई ए और काई बी को अगर डिवाइड करोगे तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, है ना, यहाँ पे ध्यान, इसको इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये प्लस वाला चीज़ हम लोग का टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल इसको बोल सकते हो भैया मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल ऑफ बी।
क्या ये हम लोग को एक और हैशटैग पॉइंट हो गया? बिल्कुल हो गया। और ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट होगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कोई भी वॉल्यूम नहीं है तो ये टेम्परेचर के क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। लिख लो यहाँ पे फटाफट से, मैं तुम्हारे सामने से हट के एक बार चेक कर लेता हूँ कि सारी चीज़ें सही से आई है कि नहीं आई है। ठीक है, नीचे की हल्की हल्की चीज़ें छुप चुकी है तो उसको अब दिख रहा होगा, है ना, 1 सेकंड के लिए। अब इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब हम ट्राई करते हैं कि ऊपर ऊपर ज़्यादा ना जाए, नीचे नीचे ही थोड़ा सा स्टे करें, और ऊपर की चीज़ हल्की सी कट रही है, दैट इज़ फॉर्मूला शीट, तो उसको संभाल लेना, ठीक है। काई भी, है ना, ये वाली चीज़ निकली है। हम ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे बेटा, है ना, थोड़ा ऊपर ऊपर रहेंगे क्योंकि विजिबल नहीं हो पा रहा, है ना। और यहाँ पर इस चीज़ में लिखना बेटा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्या यहाँ तक सारी की सारी के लिए क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होंगी, है ना। अब भैया हम लोग बात करते हैं नंबर 6 की। अच्छा, एक और चीज़ बताते हैं, हम यहाँ पे लिखते सीधा सीधा हैं, कैमरा के अंदर थोड़ा सा टेढ़ा दिखता है, ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता। यहाँ पे बहुत सारी मैक्सिमम चीज़ें मैं सीधे सीधे लिखता हूँ, ठीक है, लेकिन अब होता है यार, कैमरे का पर्सपेक्टिव अलग होता है ना, मेरा पर्सपेक्टिव अलग है, तो अलग अलग चीज़ें दिखती है। यहाँ पे लाइट वाइट शायद तक चमक रही है तो बेटा यहाँ पे मोलारिटी ऑन मिक्सिंग लिख रखा है, ठीक है। मैं काम करूँगा, इसको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा अगर तुम लोग बोलोगे तो, ठीक है। चलो बेटा, छठवां वाला जो है हमारे पास, दैट इज़ मास फ्रैक्शन, ठीक है, मैं समझ गया, मास फ्रैक्शन। अब है ना, मैं तुम लोगों को फटाफट से कुछ चीज़ बताऊं बेटा। जिस तरीके से मोल फ्रैक्शन निकाला है उसी तरीके से मास फ्रैक्शन निकलता है, उसी तरीके से वॉल्यूम फ्रैक्शन भी निकलता है, उसी तरीके से क्या निकलता है? वॉल्यूम फ्रैक्शन भी निकलता है। भैया ये हम लोग क्यों निकाल रहे हैं बेटा? ऐसा कुछ नहीं है ना, मैं तुम लोगों को बस एक्सप्लेन करने के लिए, अगर मोल फ्रैक्शन निकालने आया है तुमको मास फ्रैक्शन वॉल्यूम फ्रैक्शन भी निकालने आ सकता है। भैया सिंपल इसको अगर देखो MF लिख देता हूँ मैं, है ना, वह फिलहाल ऐसे तो तुमको लिखना चाहिए क्योंकि इसका लिए अपने के पास कोई सिंबल नहीं है ना। तो अगर मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में, है ना, शॉर्ट फॉर्म में MFA लिख रहा हूँ, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो ये सिंपली क्या होगा भैया? वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में, है ना, टोटल वेट। अच्छा, ये बताने का मतलब है कि बेटा अगर मुझे कभी W/W परसेंटेज निकालना पड़े तो मैं इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 100 करने वाला हूँ, जो कि अभी आगे देखेंगे हम लोग, है ना, वॉल्यूम परसेंटेज। और भैया अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालने बोल दे तो मैं सिंपली क्या करूँगा भैया? V अपॉन में WA अपॉन में WB, है ना। अब ये समझ गए होगे WW क्या लिखा है बेटा, है ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में टोटल मॉलिक्यूलर वेट, है ना, और ऊपर में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मॉलिक्यूलर वेट, है ना। ये सारी चीज़ें लिख रखी है भैया। वॉल्यूम फ्रैक्शन में पूछे तो वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ A बात कर ले यार, है ना, तो वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ A क्या हो जाएगा? VA अपॉन में VA प्लस VB, ठीक है। और नीचे वाले की बात करेंगे तो बेटा ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा VB अपॉन में VA प्लस VB, ठीक है। इन दोनों ही के लिए अगर मैं, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ मास फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मास फ्रैक्शन ऑफ B करता हूँ तो इसका जो सम निकल के आएगा दैट विल बी 1, और ये पूरा का पूरा टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होगा, हाँ या ना। अब भैया जब हम लोग इस वाले की बात करेंगे तो ये वाला जो चीज़ है पूरा का पूरा लिखा हुआ है, इसमें भी, है ना, मोल फ्रैक्शन वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ A प्लस वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल्स टू 1 आएगा, और ये बेटा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। ये याद रखना है बेटा कि कहीं पे भी वॉल्यूम आए तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और कहीं पर भी हमारा बाकी वॉल्यूम नहीं आ रहा है वो हमेशा टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है, हमेशा टेम्परेचर के कैसा होता है? इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ तक हम लोगों को मेरी बात करना था। अब इसके बाद हम लोग परसेंटेज वाली बात करेंगे, है ना। परसेंटेज वाली बात मतलब भैया हम लोग, है ना, 8 पॉइंट देख रहे हैं, यानी कि W/W परसेंटेज। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं मास परसेंटेज, है ना। क्या बोलते हैं? मास परसेंटेज, है ना। दूसरे भाषा में बोल सकते हो W/W परसेंटेज। अब बेटा जब भी मास परसेंटेज निकालते हैं हम लोग वहाँ पर सॉल्वेंट की बात ना करके सिर्फ सॉल्यूट को कंसिडर करेंगे, सिर्फ सॉल्यूट को कंसिडर करेंगे। तो जो इसका फॉर्मूला बनता है यानी, है ना, वो होता है WB, है ना, WA प्लस में WB मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला बनता है मेरे भाई। किसी भी नंबर का फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसका परसेंटेज बताता है। ये बात बच्चे को पता होती है, बचपन में सिखाया जाता है। जिस बच्चे को ये बात नहीं पता थी, बेटा एक काम करो, तुम 12th में कैसे पहुँचे हो इसके बारे में एक बार अपने जीवन के बारे में विचार करके ज़रूर से ये देखना, ठीक है, ज़रूर से ये देखना, कोशिश करना कि भैया हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्या कारण है हमारी दुनिया में आने का, क्या हम धरती का सिर्फ बोझ बढ़ाने के लिए आए हैं? ऐसा ज़रा सोच के देखना बेटा, है ना। अगर तुमको ये चीज़ नहीं पता होगी कि, है ना, बहुत लोगों को नहीं पता होती, अगर तुम सोच रहे हो कि भैया हमको तो पता थी लेकिन सबको पता होती है, ना 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 बेटा, ये गलती मत कर देना। बहुत लोग को नहीं पता होता, हमने देखा है, हमने महान लोगों को देखा है, और ऐसे महान लोगों को देखा है जिन लोगों को परसेंटेज निकालना नहीं आता। बताइए, ऐसा भी जीवन है। चलिए, ये टेम्परेचर के कैसा होगा बेटा? इंडिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होगा। एक तो ये हमारे रोस्ट करने की आदत हमारे सब्सक्राइबर्स गिरा देती है,
है ना, फिर भी क्या करें, रोस्ट तो होगा, भले ही सब्सक्राइबर मत बढ़े, रोस्ट तो होगा बेटा, ठीक है। हमसे पार्ट रहो तो रोस्टिंग तो होना ही है। चलिए, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। अब सिमिलरली भैया 9th वाला निकालिए कि ये दे लिख दे, यहीं पर लिख देते हैं यार, है ना, दिख रहा होगा तुम लोग को, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, एक बार चेक करना पड़ेगा। मालूम चला हम लिख तो देंगे फटाफट से, तुमको दिख ही ना रहा, ना दिखेगा, ऐसा नहीं गायब हो जाएगा ये, है ना। यहाँ पे 9th नहीं लिखेंगे, 9th हम वापस से इधर लिखेंगे बेटा, है ना। फटाफट से इधर की चीज़ें तुम लोग हो गई हो तो नोट कर लो, हम तुम्हारे फिर यहाँ का कहानी मिटाना शुरू करते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट करो, यहाँ की चीज़ें मिटा देते हैं फटाफट से। और हाँ, तुम लोग उधर की सारी चीज़ें साथ में अगर बनाते चल रहे हो तो अच्छी बात है बेटा, और अगर नहीं बनाते चल रहे हो तो तुम लोग को बोर लगेगा, ऑब्वियस सी बात है बेटा। कोई ऐसा एंटरटेनमेंट वाला वीडियो तो है नहीं, है ना, कि इसमें बस 1 घंटे की मूवी चल रही हो और तुम बैठ करके एंजॉय कर लो, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, कॉपी पेन लेकर के बैठोगे तो पूरा लेक्चर देख पाओगे, जिस तरीके से क्लास में बैठते हैं उसी तरीके से। अपना डिसिप्लिन होता है यार, सबका अपना अपना डिसिप्लिन होता है। अगर डिसिप्लिन को फॉलो करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 1-2 घंटे का क्या 4 घंटे का भी लेक्चर आराम से देख सकते हो। हाँ, लेकिन अगर मूवी की तरह देखने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, मैं शाहरुख खान नहीं हूँ, है ना, शाहरुख खान नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए पूरा एक्टिंग कर करके यहाँ पर एक पूरा मूवी बना दे और तुम बस देखते रहो। किसी दिन अगर ज़माने में अगर गलती से हमने कोई मूवी बना दी ना बेटा, तो वहाँ पे ऐसा बनाएंगे तुम 2 घंटे तक 3 घंटे तक बैठे रह जाओगे, हिल नहीं पाओगे अपनी जगह से, खाना पीना सब भूल जाओगे। ऐसी तगड़ी वाली मूवी बनाएंगे। लेकिन अगर लेक्चर बना रहे हैं ना बेटा, तो कॉपी पेन लेकर के बैठना, खाना लेकर के नहीं। समझ में आया, है ना। मालूम चले यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं, लिख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे ये ठूस रहे हैं बैठ करके। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो अब 9th वाली बात, है ना, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या फिर एक काम करो, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम लिखो। पहले परसेंटेज, है ना, अरे भैया ओ भैया, W/V, इसको बोलते हैं बेटा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यहाँ पे भैया ऐसा क्या खास है, सुनो मैं तुम लोग को बताऊँ। यहाँ पर ऊपर लेना WB, है ना, परसेंटेज W/V इक्वल्स टू WB अपॉन में VA प्लस VB, है ना। यानी कि भैया हमने क्या किया, ऊपर में लिया है मास ऑफ सल्यूट, नीचे में लिया है टोटल वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन। लेकिन याद रहे बेटा कि इस चीज़ को ml में लेना है, इस पूरे चीज़ को ml में लेना है। यहीं पर लोग भूल जाते हैं और भूलने के बाद, है ना, कल्याण वस्तु करके आते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तुम अपना कल्याण मत करना बेटा, जहाँ पर ml, जहाँ पर लीटर, जहाँ पर kg लिख रहे हैं उस चीज़ को ध्यान से देखना। ये ml kg लीटर ही गलती करवाएगा तुमसे एग्ज़ाम के अंदर, याद रखना। तो जहाँ पर ml kg लीटर ये सब लिखवाएं वहाँ पर तुम ध्यान देते चलोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। नंबर 10वें की बात करते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। निकालने का तरीका बहुत ही आसान। कितना आसान, देखो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बराबर वॉल्यूम ऑफ B अपॉन में वॉल्यूम ऑफ A अपॉन में वॉल्यूम ऑफ B, मतलब वॉल्यूम ऑफ B अपॉन में टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम। क्या यही होगा? अरे भैया मल्टीप्लाई बाय 100 तो करो, सॉरी माय बैड, हाँ, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं किया था, बदतमीजो, ध्यान नहीं देते तुम लोग, सब हमको ही देखना पड़ता है। यह भी टेम्परेचर के डिपेंडेंट होगा। तुम क्या सोचे इंडिपेंडेंट होगा? भैया वॉल्यूम है ना, डिपेंडेंट होना चाहिए। फटोफट नोट करो, फटोफट नोट करो, ठीक है। और बताओ तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, तुम्हारी तैयारियाँ चल रही है कि नहीं चल रही है। पहले बोलोगे भैया ये कंसंट्रेशन के टर्म्स में बहुत ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है बेटा, सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर ही फॉर्मूला है, बाकी चैप्टर के अंदर तो बहुत थोड़ा सा फॉर्मूला है ना, ज़्यादा फॉर्मूला है ही नहीं। मैंने राउल्ट्स लॉ का ग्राफ इंक्लूड नहीं किया, तुम चाहो तो राउल्ट्स लॉ का ग्राफ भी इंक्लूड कर लेना, ठीक है, बड़ा आसान सा तो होता है। चलो आगे की बात करते हैं भैया, 10th हो गया, ठीक है। अब 11th की बात करो। सुनो, ये सारी की सारी चीज़ें बेटा जाननी होगी, इंपॉर्टेंट है, जाननी होगी। क्वेश्चन तो हमेशा मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन यहीं पर सीमित रहता है। हाँ, लेकिन ये सारी बाकी सारी चीज़ें छोटी है, इसको इग्नोर कर देंगे, नहीं कर सकते भैया। हम पार्ट्स पर मिलियन की बात करेंगे अब, पार्ट्स पर मिलियन, जिसको बोलते हैं ppm। क्या बोलते हैं बेटा? ppm। बेटा ppm में क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटे। यहाँ पे जब हम लोग WB, है ना, ppm को मैं यहाँ पे लिख दूँ फॉर्मूला, ppm WB अपॉन में WA प्लस में WB करते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते समय हम लोग लेते हैं 10 की पावर में 6, यानी कि 1 मिलियन लेते हैं। ये होता है हमारा ppm, ठीक है। क्या होता है बेटा? ppm।
डब्ल्यू बी बाय डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, है ना, मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6। 10 टू द पावर 6 को हम लोग बोलते हैं 1 मिलियन। ठीक है, इसी के साथ भाई इसका छोटा भाई, बड़ा भाई बोलना चाहिए, पार्ट्स पर बिलियन। 1 बिलियन में भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पीपीबी। इसमें होता है बेटा डब्ल्यू बी अपॉन में डब्ल्यू ए प्लस में डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर में 9। 10 की पावर में 9, इसे हम कहते हैं पीपीबी। क्या बोलते हैं बेटा? पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। ये सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। हाँ, फटाफट से इनको नोट करो। हाँ, फटाफट से बेटा इन सबको नोट करो। ठीक है, अब यहाँ के बाद एक और कंसंट्रेशन टर्म्स की बात होती है, जो कि होता है नॉर्मेलिटी, जो बच्चों की नींद, रात, सुख, चैन सब छीन लेता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे, कमेंट करेंगे कि भैया हमको देखो एनसीईआरटी के अंदर तो नॉर्मेलिटी कहीं लिखा ही नहीं है और हमको कभी सवाल पूछता ही नहीं है। तो बेटा बहुत बड़े गलतफहमी में हो तुम, गलतफहमी में हो। याद रखना, नॉर्मेलिटी के ऊपर बोर्ड्स के अंदर भी सवाल पूछ चुका है और कंपटीशन के अंदर तो आता ही आता है। नॉर्मेलिटी के ऊपर बेटा सवाल आता ही आता है। जब हम कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं, एनसीईआरटी चाहे दे चाहे मत दे, नॉर्मेलिटी उसमें से एक होता है यार, और नॉर्मेलिटी पे सवाल आता है। गलत फहमी मत रहना, ठीक है। और अगर छोड़ करके जाओगे और अगर क्वेश्चन आ गया तो बेटा आंखों से आंसू बहाते रह जाओगे, और हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी बच्चा आंखों से आंसू बहाए, वो भी नए साल के अंदर। तो नॉर्मेलिटी लिखो, कैपिटल N लिखो और इसको निकालना सीखो। नॉर्मेलिटी के ऊपर जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता कि नॉर्मेलिटी जैसा भी कुछ होता है। बेटा होता है ना। अगर तुमने फर्स्ट चैप्टर अपने जीवन में पढ़ा होता क्लास 11th के अंदर, तो तुमको पता होता नॉर्मेलिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन तुमने ऐसा किया नहीं, तो पछताओ, है ना। यहाँ पर पढ़ते जाओ, यहाँ पर पढ़ लो बेटा, बहुत अच्छी बात है। हम देखो आगे पीछे ऐसा नहीं पढ़ा देंगे तुमको कि ऐसा कुछ पढ़ा दिया जो कि होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। कुछ नया से बना के नहीं पढ़ाएंगे, जो होता है वही पढ़ाएंगे। नॉर्मेलिटी एग्जिस्ट भी करता है, नॉर्मेलिटी पे सवाल भी आता है, नॉर्मेलिटी पढ़ना पड़ेगा, नॉर्मेलिटी तुमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कमेंट करेंगे, भैया देखो ये एग्जिस्ट नहीं करता, आपने लिखवा दिया है, देखो, है ना। बेटा ज्ञान मत दिया करो, ठीक है। जितना मांगा जाए उतना दिया करो, हमको पता है क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। लिखो नंबर ऑफ, है ना, ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये होता है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। अब मुझे पता है बेटा तुम, है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना नहीं जानते हो। याद रखना, मैंने नॉर्मेलिटी के ऊपर क्या मतलब, नॉर्मेलिटी को वन शॉट के अंदर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, किस तरीके से निकलता है, क्या निकलता है, इसके अंदर के सारे दुख दर्द पीड़ा, इसके अंदर एन फैक्टर निकालना पड़ता है, एन फैक्टर निकालने का तरीका भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। हर एक केस में मैंने एन फैक्टर निकाल के दिखाया है कि अगर H2SO4 होगा, H3PO4 होगा, ये दिया जाएगा। जो कॉमनली क्वेश्चन आस्क्ड होते हैं उसके अंदर एन फैक्टर बहुत बार जनरली गिवन नहीं होता क्वेश्चन के अंदर, हम लोग को समझना पड़ता है कि कितना होगा, वो भी मैंने कराया हुआ है। अगर तुम्हारे जेईई और नीट की बात करोगे तो उसके अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वहाँ पे एन फैक्टर का भी वैल्यू नहीं दिया रहता, वहाँ पे एन फैक्टर की वैल्यू खुद निकालनी पड़ती है। और अगर एन फैक्टर की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे तो वहाँ पर तुम्हारा पूरा नॉर्मेलिटी वाला क्वेश्चन गया, याद रखना। तो बेटा वहाँ पर ध्यान देना, उस चीज़ को एक बार अच्छे से सीख लेना, है ना। इस चीज़ को टाइम स्टैम्प पर जा करके अच्छे तरीके से देख करके सीख लेना। नॉर्मेलिटी एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन बनाता है, और जनरली तो बेटा एक बार बोर्ड के अंदर इसके अंदर 3 नंबर से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। या तो मोलारिटी कैलकुलेट करने बोलता है, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने बोलता है। हाँ, अगर नॉर्मेलिटी आ गया तुम्हारी किस्मत ख़राब हुई तो बेटा बता रहा हूँ वहीं पर मुँह खुला रह जाएगा तुम्हारा, अगर अच्छे से पढ़ के नहीं जाओगे तो। चलो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। बेटा ये जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होता है, दैट इज वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। होपफुली तुम लोगों को विजिबल होगा, नहीं होगा तो बेटा देख लेना थोड़ा सा, मैं जो बोलते चल रहा हूँ उसको समझते चलना, ठीक है। और बेटा ये जो होता है, ये होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ये जो एन फैक्टर है ना, इसी की बात कर रहा था, ये जो NF लिखा है इसी का नाम होता है एन फैक्टर। अब इस एन फैक्टर को ऊपर लेकर के जाएंगे तो बेटा ये पूरा का पूरा मोल्स जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह तुमको ये वाली वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है। फिर बाद में सबने निकालना सिखा दिया है। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालता है बेटा, ये इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एन फैक्टर।
ये निकालने का तरीका होता है। अब बेटा इसको ऑब्वियस ही बात है, इसके ऊपर पुट करोगे n बाय है ना W मतलब n बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की बात करोगे तो ये पूरा का पूरा मोलैरिटी लिखा हुआ है, तो मैं तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाऊंगा, है ना, ऑब्वियस ही बात है, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर, ये फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूला शीट बना रहे तो सिर्फ फॉर्मूलाज की बात करेंगे, अभी एक्सप्लेन नहीं करते चलेंगे, क्योंकि अगर एक्सप्लेन करना चालू किया बेटा तो ऑब्वियस सी बात है तुम लोगों का है ना जीवन निकल जाएगा ये चैप्टर पढ़ने में मतलब 4 घंटे तो चैप्टर समझाने में लगे थे यार, ऑब्वियस सी बात है। अगर पूरा का पूरा फॉर्मूला समझाऊंगा तो 4 घंटे का ही तो लेक्चर बनेगा, तो इतना लंबा तो बनाना नहीं है ना मेरे को, है ना, मेरे को तो इसको फटाफट से रिवाइज कराना है। तो भैया ये हो गया नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। अब बेटा ये जो एन फैक्टर निकालने का तरीका होता है ये 3 तरीके से निकलता है, 3 अलग अलग केसेस के अंदर। अगर तुमको एसिड के लिए देखा हो, है ना, एसिड के लिए देखना हो तो तुमको क्या लिखना है भैया, नंबर ऑफ H प्लस आयंस, जितने नंबर ऑफ H प्लस आयन फर्निश होंगे बाहर निकलेंगे, है ना, वही तुमको देखना है फर्निश, ठीक है। यहाँ पे होगा बेटा फॉर बेस, अगर बेस की बात करो, है ना, बेस की बात करते हो तो यहाँ पर तुमको देखना है नंबर ऑफ OH माइनस आयंस, OH माइनस आयंस, ठीक है। जब बेटा फॉर सॉल्ट की बात करते हो तो यहाँ पर या तो तुमको टोटल पॉजिटिव चार्ज देखना है ना, टोटल पॉजिटिव चार्ज, या फिर तुमको देखना है टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज। अब हम इतना नीचे लिख दिए हैं कि हमको पता नहीं कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। दिख रहा है, समझ में आना चाहिए तो दिख रहा है यार, है ना, समझ आने दिखता तो दिख रहा है, बाकी तुम लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना, है ना, मैनेज कर लिया करो थोड़ा। चलो ये हो गया बेटा, ये हो गया। अब हम लोग आगे की बात करते हैं, अब हमको कुछ रिलेशंस देखने हैं। रिलेशन किसके बीच में भैया, कंसंट्रेशन टर्म्स के बीच में हम लोग को कुछ रिलेशंस देखने होते हैं, है ना। ये रिश्ता क्या कहलाता है ये हमको देखना है, और जब हम लोग को पता चल जाएगा भैया कि ये रिश्ता क्या कहलाता है तो उसको याद भी रखना है बेटा, है ना, याद भी रखना है, क्योंकि ये जो रिश्ते हैं इसके ऊपर से कभी कभी हमको कंपटीशन के अंदर सवाल देखने को मिलता है, जनरली बोर्ड्स के अंदर तो नहीं पूछता। हाँ, बोर्ड वाले थोड़े से अच्छे होते हैं, बोलते हैं या यहाँ पे हम लोग को देखो ज़रूरत नहीं है पूछने की, तो तुम नेक्स्ट हेडिंग लगाना कंसंट्रेशन टर्म्स के बाद हम लोग जो पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म्स, रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म्स, पूरा का पूरा लिखना है यहाँ पे, है ना। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने आधा लिखा है, तुम लोग क्या करना पूरा का पूरा लिखना, रिलेशन बिटवीन, है ना, कंसंट्रेशन टर्म्स। सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे दैट विल बी, है ना, एक्स, यहाँ पे याद रखना ये एक्स है, एक्स एंड कैपिटल एम, एक्स एंड कैपिटल एम, जहाँ पे एक्स, है ना, मैं बताता हूँ क्या होता है, हाँ, फॉर्मूला लिखते हैं उसके बाद बताते हैं, है ना। यहाँ पे जब हम लोग फॉर्मूला की बात करेंगे तो कैपिटल एम इक्वल्स टू 10xd अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, ठीक है। कैपिटल एम इक्वल्स टू 10xd अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। यहाँ पे बेटा ये याद रखना x क्या होगा, या तो परसेंटेज वेट बाय वेट होगा, या फिर, है ना, स्लैश करके लिखते हैं, परसेंटेज, है ना, v बाई वी होगा, या फिर परसेंटेज w बाई वी होगा, है ना। कोई भी वायस परसेंटेज के ना अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछ सकता है, किसी भी परसेंटेज की वैल्यू दे रखी होगी और तुमको बोलेगा मोलैरिटी निकालने की कोशिश करो। लाइक फॉर एग्जांपल वो बोल दिया बेटा 49% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 दे रखा है, इसका मोलैरिटी निकालो, तो यहाँ पर तुमको उसका डेंसिटी गिवन होता है ना, ये जो d होता है बेटा ये होता है डेंसिटी, d होता है वो होता है डेंसिटी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ b मतलब, है ना, ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ b मॉलिक्यूलर वेट ऑफ b होता है मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। चलो, हाँ, ये सारी चीज़ें हमने ले ली, 10xd अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, है ना। तो ये फटाफट से तुम लोग इसको नोट करो, यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू रखनी है, यानी कि 49% बोल रखा है तो सीधा सीधा 49 रख देना। डेंसिटी उसकी गिवन होगी, है ना, 10, 25 कुछ भी दिया होगा, वो डेंसिटी की वैल्यू रखोगे। मॉलिक्यूलर वेट तुम कैलकुलेट कर सकते हो भैया H2SO4 का कितना आता है, और उसके बाद उस चीज़ को निकाल सकते हो, तो मोलैरिटी निकल के आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया तुमको, हाँ। मेरा जो दूसरा रिलेशन है, हमारा दूसरा रिलेशन है दैट इज़ छोटे भाई और बड़े भाई के बीच में। अब तुम बोलोगे भैया ये तो भाई भाई हैं, है ना, तो भाई भाई के बीच का रिश्ता तो भाई भाई ये होता है, इसके बीच का और रिश्ता क्यों कहना है बेटा, तो इसका रिश्ता थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना, फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें बात करना 1000m अपॉन में 1000d माइनस में m मल्टीप्लाई बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, हाँ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। चलो, ये होता है इसका फॉर्मूला, 1000m डिवाइडेड बाय 1000d माइनस में m मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ b, है ना। निकालने का तरीका थोड़ा सा कठिन होता है, बाकी है आसान, फॉर्मूला अगर याद हो गया तो आसान है, 2-3 बार में याद हो जाता है। मोलैरिटी, है ना, सॉरी मोलैलिटी है, छोटा भाई है, छोटा मोलैलिटी, और ये है मोलैरिटी। छोटे भाई और बड़े भाई का, है ना, स्वैग से स्वागत किया जाए, ठीक है।
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, डी इज़ योर डेंसिटी, डी इज़ योर डेंसिटी, ठीक है। तीसरा रिश्ता कहलाना है, तीसरा रिश्ता बेटा ये काई और कैपिटल छोटे एम के बीच में है ना, काई एंड छोटा एम, काई एंड छोटा एम, इसके बीच का रिश्ता क्या कहलाता है, लिख दें यहाँ पर, है ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, चेक करना पड़ेगा इनको, है ना। उम्मीद तो नहीं है कि दिखाई दे देगा, पहले तो इसको ऐसा कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। अब पता नहीं कितना कटेगा, क्या कटेगा, चलो ठीक है। एक काम करते हैं बेटा, ये काई और एम वाले को ऊपर ही ले लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, है ना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, हाँ। ये कंसंट्रेशन टर्म्स को हटा देते हैं ताकि थोड़ा सा जगह बने लिखते समय, सोल्यूशन को भी हटा ही देते हैं, थोड़ा ऊपर ऊपर का जगह जो है उसको भी इंक्लूड करते चलते हैं ताकि हम लोग के पास ज़्यादा जगह बने, है ना। अदरवाइज़ प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या मतलब, क्या मतलब इतने महंगे का बोर्ड खरीदने का, फिर तुम लोग को पढ़ाने का, लिखाने का, क्या मतलब। चलो, तो दो रिलेशन हम लोग को समझ में आ गए भैया। एक तो होता है 10xd, है ना, 10xd अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, किसके लिए होता है भैया, ये हम लोग मोलैरिटी निकालेंगे जब हमको परसेंटेज दिया होगा, ठीक है। दूसरा होता है भैया 1000 m अपॉन में 1000 d माइनस में m मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, है ना। ये किसका होता है भैया, बड़े भाई और छोटे भाई का, बड़े भाई और छोटे भाई का। अब हम लोगों ने दूसरा तीसरा देखना था, तीसरा अब हम लोग देखेंगे काई एंड बाय छोटे भाई के बीच का रिलेशन, काई एंड छोटे भाई का रिलेशन। अब यहाँ पे बहुत आसान सा रिलेशन है यार, छोटा m जो होगा वो होगा काई b अपॉन में काई a के बराबर में, है ना, मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ a। याद रखना बेटा सारे फॉर्मूलाज में b भी है, यहाँ पर a है ना, सब में b भी है, यहाँ पे a है। काई b अपॉन में काई a, 1000 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ a, है ना, 1000 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ a। ये जो m है ना, ये है मेरा मोलैलिटी, है ना। ये जो काई a है ना, सबको पता होगा, काई a काई b का वैल्यू पता होगा यार, बाकी सारी चीज़ें लिख सकते हो, है ना। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, चलो एक काम करके लिख देते हैं, है ना, काई b मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, ये काई a क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट। होपफुली दिख भी रहा होगा तुम लोग को, हाँ। मैं क्या है थोड़ा छोटे छोटे लिख रहा हूँ ताकि देखो, लिख तो मैं बड़ा बड़ा रहा हूँ, कैमरा में छोटा छोटा ठीक है। तो हाँ, तुम्हारी गलती है, मेरी गलती नहीं है, तुम जूम करके देख लेना। ये है मॉलिक्यूलर वेट, है ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, याद रखना बेटा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है, सल्यूट ना लिख दियो, सॉल्वेंट है। हो, ये होता। एक और रिश्ता क्या कहलाता है, मैं आखिरी रिलेशन जो तुम लोग को पता होना चाहिए बेटा, आखिरी रिलेशन है स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी के बीच में, स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी के बीच में। देखो स्ट्रेंथ जो होता है इसको हम लेते हैं बेटा ग्राम पर लीटर, मोलैरिटी जो होता है उसे हम लिखते हैं मोल पर लीटर, है ना, मोल पर लीटर। मल्टीप्लाई बाय अगर हम इसमें मोल कर मॉलिक्यूलर वेट कर दें ऑफ सल्यूट तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, चलो लिखो फटाफट से लिखो, हाँ सही है ना। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी वो स्ट्रेंथ है, ये मोलैरिटी है ना, तुम लोगों के लिए, बच्चे लोग के लिए। एस क्या है भैया, स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ है ग्राम पर लीटर, है ना। एम क्या है, मोलैरिटी है, मोलैरिटी मोल पर लीटर। और एम डब्ल्यू बी क्या है तुम लोग को पता ही है, एम डब्ल्यू बी क्या है तुम लोग को पता है। यहाँ के साथ बेटा हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स वाला पार्ट खत्म हुआ, कंसंट्रेशन टर्म्स और कंसंट्रेशन टर्म्स के बीच का रिलेशन, ये पार्ट खत्म होता है। अब बात करते हैं आगे के फॉर्मूलाज की, जो कि हमारे स्टार्ट होंगे फ्रॉम, है ना, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में जनरली यार एक फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, वो भी तुम लोग जनरली पूछता नहीं है, तो तुम लोगों को याद नहीं भी होगा तो भी चलेगा, है ना, बोर्ड्स के लिए। लेकिन हाँ, इसको अंदर एक इक्वेशन आती है जिसको बोलते हैं क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं, यहाँ पर हम लिखते चलेंगे क्योंकि वेपर प्रेशर निकालते समय काम आता है, ठीक है। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, तो ये मैं पूरी की पूरी कहानी मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसके सामने से मैं तुम लोग के लिए हट रहा हूँ 1 सेकंड के लिए, है ना। वीडियो को पॉज करके बेटा ये सारी की सारी चीज़ों को तुम लोग नोट करो, फिर मैं तुम्हारे सामने से हटता हूँ, फिर अपन आगे के फॉर्मूलाज लिखेंगे वेपर प्रेशर से लेकर के बाकी की सारी चीज़ें, ठीक है।
चलो अब हम लोग फटाफट से रिमेनिंग है ना फॉर्मूला जो है हमारे फटाफट से कवर कर लेते हैं बेटा। तो एक हो गया वो है ना वेपर प्रेशर हम लोग को लिखना है, वेपर प्रेशर। भैया ये जो वेपर प्रेशर है इसके अंदर हमारा जनरली है ना अगर चेक करो तो हम लोगों के पास कोई फॉर्मूला नहीं है सच है ना, पर हम जो बता रहे हैं बेटा वो है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है ना। क्या बता रहे हैं? क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। बेटा ये जो क्या बोलते हैं ये है ना इक्वेशन है, एक सेकंड बता रहे तुमको है ना, इक्वेशन है। ये इक्वेशन बेसिकली ये था कि ये जो क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर का पार्ट है, ठीक है। किसके अंदर का पार्ट है? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर का। अब इस थर्मोडायनेमिक्स के अंदर के पार्ट को हम लोग यहाँ पे यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब वेपर प्रेशर हम लोग को निकालना पड़े तो कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, दैट इज़ ऑन कॉम्पिटिशन एग्जाम, नॉट ऑन बोर्ड एग्जाम्स। तो वहाँ पे क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन का एक लॉग वाला जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन की बात करें तो वेपर प्रेशर इक्वल्स ए है ना ई की पावर में माइनस में डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन में आर टी, ये होता है, ठीक है। अभी कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या है हम लोग तुमको सारे बता देंगे। इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा? कन्वर्ट करते हैं। लॉग जब इसका फॉर्मूला निकालोगे है ना, इसमें लॉग का कन्वर्जन करके निकालते हो तो एक फॉर्मूला बनेगा जो कि होगा लॉग P1 बाय P2 इक्वल्स तुम्हारा आएगा डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन में 2.303 लिखना, 2.3 लिखोगे तो भी चलेगा R, और यहाँ पर तुम लिखोगे 1/T1 माइनस में 1/T2। भैया ये फॉर्मूला हम लोग को याद कैसे रहेगा? 2 सेकंड बताओ, याद करा देते हैं तुम लोग को है ना, 2 सेकंड रुकना बेटा। अगर ऊपर वाली चीज़ देखो तो यहाँ पे लिख रखा है ए ई डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन में आर टी, वही इस पूरे चीज़ को अपन ने नीचे लिखा हुआ है। हाँ, ई वाली वैल्यू गायब हो जाएगी और ए की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है ना, तो लॉग वाले इसमें जब निकालते हैं तो हम लोग ये गायब हो जाता है। अब ये है कि भैया हमको अगर 2 प्रेशर दे दे, 2 अलग अलग टेम्परेचर पे प्रेशर दे दे और ये बोल दे कि बेटा इसमें पे टेम्परेचर क्या होगा, या हमको ये पूछ दे कि बेटा इस टेम्परेचर पे प्रेशर क्या होगा, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हम लोग को रिलेशन दे रहा है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का। और ये जो प्रेशर है दैट इज़ वेपर प्रेशर है ना, तो वेपर और प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का जो रिलेशन है वो क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के द्वारा अपन को मिलती है। अब बेटा इसके अंदर फटाफट से चीज़ें लिख लेना है ना। पी क्या है बेटा? वेपर प्रेशर, ठीक है। अब ई मत पूछ लेना क्या होता है, ठीक है। ई एक इरेशनल वैल्यू होती है जिसका कोई मतलब नहीं है फिलहाल, कि हम लोग जैसे पाई होता है वैसे ही ई होता है, ठीक है। तो ई का वैसा कोई सच वो नहीं होता है ना, तुम लोगों को उसका चिंता नहीं करना। ए जो है दैट इज़ कांस्टेंट, ए जो होता है वो कांस्टेंट होता है। आर सबको पता है गैस कांस्टेंट है ना। टी सबको पता है टेम्परेचर है ना, जिसको केल्विन पे लेंगे, टेम्परेचर है जिसको अपन किस में लेंगे बेटा? केल्विन पे लेंगे। और ये जो डेल्टा एच वेपराइजेशन दे रखा है ना, इसको या तो तुम बोल सकते हो हीट फंक्शन है ना, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, या फिर तुम लोग बोल सकते हो हीट ऑफ वेपराइजेशन है ना, हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हर चीज़ निकालने का तरीका होता है यार, डेल्टा एच वेपराइजेशन कैसे निकलता है, कैसा निकलता है, क्या होता है, ये सारी कहानियाँ निकलती है, लेकिन अपने को इतना ज़्यादा कहानी के अंदर डीप नहीं पहुँचना है ना, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है हम लोग किसी भी कहानी के ऊपर, सारी की सारी सिर्फ फॉर्मुलाज लिखते चलने ताकि हम लोग का टाइम बचे। तो क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन तुम लोग फटाफट से लिख लेना भैया। जगह P1 ऊपर है ना, सॉरी एक तो ये गड़बड़ होगी, एक सेकंड यहाँ पे P2 और यहाँ पे लिखना P1, हाँ अब सही है बेटा। अगर यहाँ पर P2 ऊपर है तो T1 आगे आएगा, P1 बाद में है तो यहाँ पे T2 बाद में आएगा, बात समझना। और अगर ऊपर में P1 बाई P2 लिखता तो यहाँ पे T2 माइनस T1 लिखना पड़ता, बात समझ में आई। हम लोग अगर यहाँ पर P1 P2 की वैल्यू चेंज करेंगे तो यहाँ पर T1 T2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, दैट्स इट। बाकी वैल्यू सब सेम आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तुम जनरली यही याद रखना, P2 बाई P1 इज इक्वल टू 1/T1 अपॉन माइनस में 1/T2, यही याद रखना। फिर हम लोग को बेटा राउट्स लॉ याद रखना है ना, राउट्स लॉ का फॉर्मूला, एक सेकेंड यार, हाँ राउट्स लॉ का फॉर्मूला भैया अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, अगर राउट्स लॉ की बात करें तो जो वेपर प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए यानी कि सॉल्वेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भैया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। अगर हम यहाँ पर इनको इक्वल साइन करते हैं तो हम लोग को प्योर वेपर प्रेशर लिखना पड़ता है ना। और ये मैं पहले लिख देता हूँ, इसको फिर बताता हूँ, है ना। और यहाँ पे जब अपन पी बी की बात करेंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जिसको बताएगा प्योर, एट प्योर स्टेट, ठीक है। इस चीज़ को हमने एक्सप्लेन कर रखा है लेक्चर के अंदर, तो तुम लेक्चर के अंदर देखोगे तो केस 1 केस 2 करके अच्छे तरीके से मैंने समझाया हुआ है ना। यहाँ पे फॉर्मूला सीधा सीधा लिखा रहा हूँ, तुम लोग को पता ही होगा, है ना। ये प्योर फॉर्म में अपन अगर जब सॉल्वेंट की बात करें तब का बता रहा है, ये मिक्स्ड फॉर्म में है, ये मिक्स्ड फॉर्म में है, ठीक है।
चल, इसको बोल सकते हो पार्शियल प्रेशर है और ये प्योर प्रेशर है, ये भी बोल सकते हो, बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये फटाफट से नोट करो। अब भैया इसके अंदर हम लोग के पास दो केस होता है, दोनों केस की बात कर लेते हैं, इसको अच्छे तरीके से लिखें, है ना। तो ऐसे लिखना, यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, ठीक है, फिर मुझे इंक भरना पड़ेगा लगता है। फॉर वॉलेटाइल कंडीशन, अगर वॉलेटाइल सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हो, फॉर वॉलेटाइल सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हो, तो भैया यहाँ पर जो PT निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू PA प्लस में PB। और अगर बेटा हम फॉर नॉन वॉलेटाइल कंडीशन की बात करें, अच्छा ये वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल क्या लिख रहे हैं, ये नॉन वॉलेटाइल सल्यूट के टर्म्स पे होता है ना, वॉलेटाइल। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, PT बराबर PA, PT बराबर PA। अगर बेटा तुमको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है कि सॉल्यूशंस वाला वन शॉट चैप्टर एक बार देख लेना, उसके बाद तुमको कहीं पर कोई समस्या नहीं आएगी। ये चैप्टर अगर तुमको डिफिकल्ट लगता है तो बेटा बिल्कुल हलवा कर देंगे तुम्हारे लिए, उस लेक्चर को एक बार देख लेना, ठीक है। चलो हम आगे की बात करते हैं, पर पहले इससे थोड़ा सा इंक भर लेते हैं। अब आगे का देखते हैं बेटा, राउट्स लॉ के बाद ना तुम लोग क्या कर सकते हो, राउट्स लॉ का अगर तुमको ग्राफ बनाना हो तो तुम लोग ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बेटा बात करेंगे मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज की। एक फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, वेपर फेज निकालना है बेटा। वेपर फेज में अगर मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हो तो उसको हम बोलते हैं YA, है ना। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, YA से। अब हम लोग अगर टोटल प्रेशर की बात करें, है ना, जो टोटल प्रेशर होता है गैस का, है ना, वो इक्वल होगा बेटा Y गैस मल्टीप्लाई बाय PT, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय PT। ये जो P गैस लिखा हुआ है ये पार्शियल प्रेशर है, ये पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है। और ये जो लिखा रखा है ये है टोटल वेपर प्रेशर, और ये जो लिख रखा है बेटा ये है तुम्हारा मोल फ्रैक्शन इन वेपर प्रेशर। होपफुली अब तुम लोगों को सब क्लियर होगा, ठीक है, कहाँ पर क्या क्या चीज़ लिखी हुई है। अब बेटा अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि एक काम कर, PA यानी कि सॉल्वेंट के लिए बता कितना होगा, तो भैया यहाँ पे YA रखना पड़ेगा, हाँ YA रखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। यस और नो, जल्दी बताओ, यस और नो यार, फटाफट से बोलो भैया यही होगा। तो अगर YA की वैल्यू मैं निकाल दूँ, यहाँ से YA की वैल्यू मैं निकाल दूँ तो सिंपल क्या आएगा, PA बाई PT, PA बाई PT, यही बनेगा कि नहीं बनेगा। ये होता है मोल फ्रैक्शन इन, अगर हम लोग को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो इन वेपर प्रेशर, है ना, इन वेपर प्रेशर याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखो YB, तो PB इक्वल्स YB मल्टीप्लाई बाय PT, और इसकी जब बात करते हो तो ये होगा बेटा YB इक्वल्स, है ना, PB अपॉन में PT, दैट्स इट। टोटल प्रेशर अपन में उसका जो मोल फ्रैक्शन वाला प्रेशर निकालता है, जो पार्शियल प्रेशर यहाँ पे निकाले थे, वही वाला फॉर्मूला पुट करना है, ठीक। सिंपल जब इसको लेक्चर के अंदर देखोगे यार तुम लोग को सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो लेक्चर के अंदर इसको विजिट कर लेना एक बार, है ना। और इसी के अंदर की बात करें तो एक हैशटैग पॉइंट लिखोगे इसके अंदर फटाफट से कि भैया YA प्लस में YB भी यहाँ पर 1 होने वाला है, दो फ्रैक्शन का सम ऑब्वियस सी बात है 1 होगा, ठीक है। इसके अंदर एक और चीज़ है ना, अगर बेटा मैं YA अपॉन में YB कर दूँ, जरा बताना मुझे, YA अपॉन में मैं YB कर देता हूँ तो क्या ये सिंपल इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ तुम लोग को, है ना, ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। P0A अपॉन में P0B, है ना, मल्टीप्लाई बाय में काई A अपॉन में काई B, ठीक है। ये अपन सिंपली निकाल सकते हैं, चाहोगे तो निकाल लोगे, है ना। वैल्यूज पुट करना और सीधा करके देख लेना, चेक करके देख लेना, ये निकल के आता है। तुम लोगों को न्यूमेरिकल्स के टाइम पे ईजी पड़ेगा, है ना, न्यूमेरिकल्स के टाइम पे ये चीज़ ईजी पड़ेगी। तो ये होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग के पास आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर यार सबसे पहला जो हमारा आने वाला है दैट विल बी RLVP, है ना। RLVP का फुल फॉर्म तुम लोग लिखना है यहाँ पे, रिलेटिव लोअर इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का बेटा जो फॉर्मूला बन के आएगा दैट विल बी P0A माइनस में P टोटल अपॉन में P0A इक्वल्स टू, है ना, काई B, इक्वल्स टू काई B, मोल फ्रैक्शन ऑफ B के बराबर होता है। अगर तुम इसको, है ना, सही तरीके से लिखना चाहो तो इसमें, है ना, ये तो पहला फॉर्मूला होता है ना, ये तो याद रखना है। इसमें हम लोग वैन हॉफ फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि I का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वैन हॉफ फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और बेटा यहाँ पे जब वैन हॉफ फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये बन जाता है ये, और इसी चीज़ को एक और तरीके से लिख सकते हो, दैट इज़ I NA अपॉन में NB, है ना, सॉरी NB अपॉन में NA, है ना, गलती से उल्टा लिखा हुआ है, एक सेकेंड, अब सही है, NB अपॉन में NA। भैया ऐसा कैसा कंसिडर किया, हम यहाँ पर ये मानते हैं बेटा कि, है ना, इफ़
Na इज़ मच ग्रेटर देन Nb, तब ये वाला कंडीशन बनता है, ठीक है, तब ये वाला कंडीशन बनता है, याद रखना। न्यूमेरिकल्स के टाइम पे आसान हो जाए इस कारण से है, सिर्फ फॉर्मूलाज लिख रहे हैं। EBP एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फटाफट से बताओ भैया। यहाँ पे ना हम लोग का एक काम करें, इसको मिटा करके मैं ऊपर की तरफ लिखता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे, ठीक है, मिटा करके ऊपर की तरफ लिखता हूँ ताकि अच्छे तरीके से दिखाई दे, है ना। इतना नोट करो फटाफट से। यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ वेपर प्रेशर वाली कहानी, और यहाँ पे लिखूँगा। देखो यहाँ पे मैं एक दो चीज़ एक्स्ट्रा भी बताने वाला हूँ जिसका कोई काम नहीं है, तो जिसका कोई काम नहीं है उसको मैं समझा दूँगा अभी, है ना। बस लिख लेना, नोट कर लेना ताकि तुमको पता हो उसके बारे में। मेरे बच्चे हो, मेरे स्टूडेंट्स हो, तो अब ऐसी बात है, फ्लेक्स तो करोगे ही, हाँ, फ्लेक्स करना हमारी आदत है तो हम फ्लेक्स करेंगे। और चाहो तो उसके ज़्यादा भी फ्लेक्स करना सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा सिखाऊंगा नहीं, ज़्यादा फ्लेक्स करना अच्छी बात नहीं है बेटा, है ना। फिर नज़र लग जाएगी तुमको, है ना, नज़र लग जाएगी। हम नहीं चाहते कि तुमको नज़र लगे, तो ऐसा हम नहीं करेंगे, याद रखना, ठीक है। मुझे अगर तुम बोलोगे लेटेंट हीट कैसे निकालना, तो भैया हम वो भी बता देंगे। डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना, उसका डिवाइड कर देना, आ जाता है, ठीक है भैया। ये लेटेंट हीट कहाँ से आया, सुनो बेटा, फटाफट से EBP की बात करो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर हम लोग का लिखना है TB इक्वल्स टू, है ना, KB मल्टीप्लाई बाय M। मेन तो हमको ये पता होना चाहिए, ये हमारा फॉर्मूला है यार, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ क्या क्या है, ये जो डेल्टा TB लिखा हुआ है ना, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा TB माइनस में T0 TB, मतलब T0 B, है ना, जो भी मानना है मान लो। ये भैया हमारा बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है, और ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर प्योर वाला है, प्योर कंडीशन पे है। ये हमारा मिक्स्ड कंडीशन पे है। अब ऐसी बात है, जब हम लोग सॉल्यूट मिला देते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं, तब क्या चेंजेस आता है, वही सारी चीज़ें देखते हैं। तो तुम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ वाली पूरी कहानी पूरी, है ना, फटाफट से लेक्चर के अंदर देख सकते हो, और अगर आती है तो अच्छी बात है, आती है तो अच्छी बात है ना। अगर यहाँ पे आई डाल सकते हो, है ना, मतलब वेंट ऑफ फैक्टर इंक्लूड कर लेना साथ में। भैया यहाँ पर डेल्टा TB हो गया। KB की बात करें, KB को बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। दूसरा इसको तुम बोल सकते हो, है ना, LU, है ना, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। बेटा यहाँ पर अगर मैं KB निकालना सिखाऊं, तो KB ऐसे तो तुमको निकालना नहीं पड़ता है, हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, लेकिन अगर KB निकालना सिखाऊं तो ये होगा RTB, हाँ, इसका होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर नहीं मतलब इसका वाले का स्क्वायर, है ना, T0 B वाले का स्क्वायर अपॉन में 1000 LV, बेटा यहाँ पे LV क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कैसे निकलता है भैया, डेल्टा H वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। हम लोग को वहाँ तक नहीं जाना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग के काम की नहीं है, इसको इस तरीके से बना देता हूँ, इसलिए थोड़ा डिज़ाइनर वाले डब्बे में डाला है, याद रखना। ये हमारे काम का नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। हमारे काम का तो सिर्फ इतना है, इसके आगे कुछ काम का नहीं है, ठीक है। और आगे की बात करते हैं भैया, तीसरा DFP बोले तो भैया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, डेल्टा TF इक्वल्स IKFM। भैया जो I बार बार लिख रहे हो ये क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। इसके बारे में अभी हम लोग आगे देखेंगे किस तरीके से निकलता है। वेंट ऑफ फैक्टर हम लोग लास्ट टॉपिक होता है, ठीक है। तो इसमें ये फटाफट से देखो क्या क्या है, ठीक है। डेल्टा TF इक्वल्स, है ना, T0 F माइनस में TF। याद रखना यहाँ पे T0 वाली टर्म बाद में आती है, यहाँ पे T0 वाली टर्म पहले आती है, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ी होती है, यहाँ पे ये छोटी होती है। समझ में आया, ठीक है। चलो भैया KF क्या बोलते हैं, इसको बोलोगे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसका दूसरा नाम होता है काइरोस्कोपिक कांस्टेंट। शाबाश, है ना भैया। यहाँ पे इसकी जब बात करेंगे तो क्या ये लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन नहीं रहेगा, बट वहाँ पे लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन होता, ठीक है, फ्यूजन होता। तो यहाँ पे KF की बात करते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू RTF, है ना, इसका स्क्वायर अपॉन में 1000 LF। अपने को हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पर निकलता कैसे यार, पता तो होना चाहिए, है ना, पता तो होना चाहिए। उसके बाद बेटा जो चौथा वाला आता है दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम लोग बोलते हैं OP। ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला निकल के आता है दैट इज़ पाई इक्वल्स टू ICRT। हालांकि होता तो नॉर्मली CRT है, हम I इंक्लूड करते हैं, दैट इज़ वेंट ऑफ फैक्टर। अब यहाँ पे C क्या है बेटा, C इज़ कंसनट्रेशन, R इज़ गैस कांस्टेंट,
एंड T इज़ योर टेम्परेचर। T इज़ योर टेम्परेचर। फटाफट से इसको नोट कर लो, है ना, PRT CRT, ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। अब हम लोग के पास, है ना, हाँ ये वाली चीज़ अच्छी होगी, याद आ गई। वेंट हाफ फिल्टर बढ़ता रहता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़, दो चीज़, है ना, दो यहीं पर लिखवा देते हैं तुमको फटाफट से। बेटा अगर यहाँ पे, हाँ इस चीज़ को देखो तो 3 हैशटैग पॉइंट हैं। अगर मेरा π1 इक्वल्स टू π2 है तो इसको मैं बोलता हूँ बेटा आइसोटोनिक सोल्यूशन। इस सोल्यूशन का क्या नाम होता है बेटा? आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक, क्या होता है? आइसोटोनिक सोल्यूशन। मैं ऊपर रख रहा हूँ। अगर भैया मेरा π1 जो है दैट इज़ ग्रेटर देन π2, मेरा अगर π1 ग्रेटर देन π2 है तो बेटा जो ज़्यादा होगा ऑब्वियस सी बात है उसको क्या बोलोगे? 1 यहाँ पे भैया हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, और भैया जो 2 है वो यहाँ पे मेरा हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। भैया यहीं पर आगे की बात करें तो अगर मेरा P1 इज़ स्मॉलर देन P2 तो मेरा यहाँ पर 1 जो है दैट विल बिकम मेरा हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, और मेरा जो 2 है, जो 2 है वो मेरा यहाँ पे बन जाता है बेटा हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। ठीक है, ये भैया ऑस्मोटिक प्रेशर वाला कंसेप्ट फटाफट से समझ लेना। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, आरओ क्या होता है ना, ओपी क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें लेक्चर के अंदर बता रखी है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ नोट करो, आगे बढ़ते हैं। नोट करो, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, इस चीज़ को मिटा देते हैं। ये चीज़ होपफुली तुम लोग नोट कर ली होगी, है ना, तो इस चीज़ को हटा देते हैं और यहाँ पे बात करते हैं आगे की चीज़ों की। भैया अब हम वेंट ऑफ फैक्टर निकालना सीखेंगे, है ना, और एक ही सेकंड में निकलेंगे क्योंकि सीख नहीं रहे हैं, बस लिख रहे हैं। सीख नहीं रहे हैं, लिख रहे हैं। जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। एक सेकंड देना, बस मिटा दें, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। चलो यहाँ से बात करें, है ना, ऊपर से थोड़ा सा। यहाँ से हम लोग बात करते हैं बेटा वेंट हॉफ फैक्टर के बारे में। वेंट हॉफ फैक्टर जिसको दिखाते हैं आई से। अब इसके अंदर क्या कंडीशन थी, क्या चीज़ था, ये पूरा का पूरा कहानी अगर तुमको बताने चले तो बेटा आई जो था बेसिकली, है ना, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि यहाँ पे हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करने पे अलग अलग तरीके से चीज़ें होती है। इलेक्ट्रोलाइट पे ना ही ब्रेक डाउन होता है, यानी कि ना ही एसोसिएशन होता है, ना ही डिसोसिएशन होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट करने पर, ऐड करने पर वहाँ पे एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन होता है, जिसके कारण से हमारी पूरी की पूरी कॉलिगेटिव वैल्यू की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू निकल जाती थी वो चेंज हो जाती थी, वो डिफरेंट हो जाती थी, है ना। हमारे कैलकुलेशन में और ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस आने लग जाता था। तो उसी को नॉर्मलाइज करने के लिए, कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन की वैल्यू को बराबर करने के लिए हम एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं जिसका नाम होता है आई, और इस कारण से हमने हर जगह आई को मल्टीप्लाई कर रखा है। ठीक है, आई को निकालने का 3 तरीका होता है बेटा। या तो तुम ऊपर में बात करो ऑब्जर्व्ड सीपी, सीपी बोले तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिवाइडेड बाय भैया तुम्हारा कैलकुलेटेड सीपी। इस तरीके से मैं आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। और है ना, मैं दूसरे तरीके से क्या कर सकता हूँ भैया, यहाँ पर तुम लिख सकते हो नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका जो मैं यूज़ करूँगा, जो तीसरा तरीका मैं यूज़ करूँगा और हर बार यही यूज़ करना है, दैट इज़ फाइनल मोल्स अपॉन में इनिशियल मोल्स। भैया यहाँ पे ये फाइनल मोल्स, इनिशियल मोल्स देखो, अगर यहाँ पे बात करें तो मोल्स आफ्टर डिसो एसओ और नीचे में मोल्स बिफोर डिसो एसओ। इस कारण से मैंने उसको लिख रहा है फाइनल मोल्स अपॉन में इनिशियल मोल्स। शॉर्ट में लिखा है बेटा, शॉर्ट में, है ना। एक बार तुम जाकर के विजिट करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि कहानी क्या है क्या नहीं है। इसके अंदर 2 केस बनेंगे यार, है ना, ऑब्वियस सी बात है। केस 1 फॉर एसोसिएशन, फॉर डिसोसिएशन, है ना, फॉर डिसो, मैं डिसो लिख रहा हूँ, मतलब समझ ना, डिसोसिएशन है भैया। डिसोसिएशन के अंदर जो आई की वैल्यू निकल के आती है, किस तरीके से कैलकुलेट होती है तुम लोग देख लेना। 1 + n-1x, जहाँ पे x क्या है मेरा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चलो, और भैया इसके बाद केस 2 की बात कर लो, केस 2 की बात कर लो, फॉर एसोसिएशन, फॉर एसोसिएशन। तो यहाँ पे आई की जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज़ 1 + कुछ नहीं करना बेटा, n की जगह 1/n रख देना, बाकी हो गया ऊपर वाला सेम। बस यहाँ पर तुम लोग को और कुछ चीज़ बता देते हैं इसी से रिलेटेड, ताकि तुम लोग की और हेल्प हो जाए। ठीक है, अगर तुम्हारे पास, है ना, याद रखना हैशटैग पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर तुम्हारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, हमने शायद तक बोलते समय उल्टा बोल दिया था इसके पहले, है ना, गलती से मेरे मुंह से ये निकल गई थी कि इलेक्ट्रोलाइट ब्रेकडाउन नहीं होता और नॉन इलेक्ट्रोलाइट ब्रेकडाउन होता है। हालांकि ये वैसा नहीं होता, नॉन इलेक्ट्रोलाइट ब्रेकडाउन नहीं होगा और इलेक्ट्रोलाइट ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग तुम लोग थोड़ा सा समझ सकते हो, स्लिप ऑफ टंग,
ठीक है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट भैया जो कि ब्रेक नहीं होता, चूँकि ब्रेक नहीं होता, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, और x की वैल्यू कभी पुट करोगे नहीं तो I की वैल्यू हमेशा हमेशा सदैव के लिए 1 आएगी। हाँ, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए यार x की वैल्यू 0 होती है, जिस कारण से I की वैल्यू 1 आती है। अब अगर इलेक्ट्रोलाइट लिए हो और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर तुम्हारे पास है ना डिस्सो हो रहा है, याद रखना, इलेक्ट्रोलाइट लिए हो तो एक काम करो, ऐसा लिखो इसको ऐसा लिखो, झूमर घूमरे भाई साहब। चलो, फॉर डिसो है ना, पहला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर डिसोसिएशन के अंदर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूँगा, भैया स्ट्रॉन्ग दो बार कहीं लिख रहे, रुको, इलेक्ट्रोलाइट। अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूँगा बेटा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मेरे जो x की वैल्यू होगी दैट विल इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल्स टू 1। तो I की जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज इक्वल्स टू n, I की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज इक्वल्स टू n। ठीक है, जब मैं वीक, है ना भैया मुझे देखना क्यों पड़ रहा है, देखो ऐसे तो है ना बिना देखे भी बता सकते हैं, लेकिन मैं आगे की चीज़ देख रहा था कि क्या चीज़ है, हाँ कन्फ्यूजन ना हो जाए। अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट बेटा वीक है तो वीक होने पर यहाँ पे x की वैल्यू कुछ रखनी पड़ेगी, कुछ x की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, उसी चीज़ को देख रहा था मैं, हाँ ग्रेटर देन 1 रख रहे हैं, ठीक है, सॉरी लेस देन 1 आएगी, x की वैल्यू कुछ वैल्यू आएगी लेकिन वो लेस देन 1 आएगी। और अगर बेटा ये लेस देन 1 आ रही है दैट मीन्स मुझे यहाँ पर I की जो वैल्यू लिखनी है, I की जो वैल्यू लिखनी है दैट विल बिकम, है ना, एक सेकेंड यार, है ना, हाँ सही लिखा। तो मुझे सिंपली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। मैं ना दरअसल क्रॉस चेक करते समय ना हमेशा थोड़ा सा देख लेता हूँ कि गड़बड़ी तो नहीं है मेरे फॉर्मूला शीट के अंदर, है ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि आप लिखते समय ध्यान नहीं देते हो, और अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर वहाँ पे चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी। और याद रखना बेटा, अगर x यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे I जो है दैट विल बी ग्रेटर देन 1। अरे x अगर लेस देन 1 है तो I जो आएगा ग्रेटर देन 1 आएगा कि नहीं आएगा, सही है ना। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फॉर एसोसिएशन में तो यार तुम लोगों को सिंपल सा फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है, और फॉर्मूला हमेशा पुट करोगे तो I हमेशा लेस देन 1 ही आएगी। I जो है हमेशा यहाँ पे एसोसिएशन के अंदर लेस देन 1 ही आएगी। भैया एसोसिएशन के अंदर ये वाला फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है, एसोसिएशन के अंदर ये वाला फॉर्मूला पुट करना है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आखिरी चीज़ बचा है यार, है ना, आखिरी चीज़ बचा दैट इज़ हेनरीज लॉ, जिसके लिए मैं क्या मिटाऊँ, ये वाला मिटा देता हूँ, हाँ ये वाली चीज़ें मिटा देता हूँ। हेनरीज लॉ हमारा लास्ट टॉपिक है पूरे चैप्टर का, और हेनरीज लॉ का फॉर्मूला जो है वो आखिरी है ना, हेनरीज लॉ का फॉर्मूला आखिरी है। उसके बाद तो तुम लोगों को पता ही होना चाहिए कि किस में क्या होता है, किस में क्या नहीं होता है। तो यार मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँगा, अगर तुमको कोई भी चीज़ नहीं आ रही है तो प्लीज़ एक बार जा कर के वन शॉट लेक्चर को देख लेना। उसके बाद तुमको कहीं पर भी कोई डाउट आए तब मुझे बोलना, अदरवाइज़ कोई डाउट नहीं आएगा, कोई डाउट नहीं आएगा बेटा, है ना। हेनरीज लॉ की बात कर लो, ठीक है, पता नहीं कहाँ लोग मरते रहते हैं हेनरीज लॉ के ऊपर, है ना। आते हैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार, इसलिए मरते हैं। प्रेशर इक्वल्स टू KHX, है ना, यहाँ पे इसको मोल फ्रैक्शन बोल सकते हो, हाँ एक सेकेंड अच्छे से लिखते हैं, ये होता है फॉर्मूला, है ना। जहाँ पे मैं बताऊँ तो ये P क्या है, प्रेशर है, P क्या है, प्रेशर है। भाई जो हेनरीज लॉ होता है बेसिकली किसके लिए होता है, देखो जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, सॉल्युबिलिटी की। और सॉल्युबिलिटी में भी कहाँ पे लेते हैं, गैस इन लिक्विड लेते हैं। तो सॉल्युबिलिटी में जब गैस इन लिक्विड लेते हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि सॉल्युबिलिटी प्रेशर पे किस तरीके से डिपेंड करता है। और जब हम उसकी बात करते हैं तब हम लोग हेनरीज लॉ की बात करते हैं, और हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। यानी कि प्रेशर को जब मैं बढ़ाऊंगा तो मेरा यहाँ पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। मैं यहाँ पर याद रखना सॉल्युबिलिटी के लिए काई का यूज़ करता हूँ, और ये काई जो होता है दैट इज़ मोल फ्रैक्शन, सिंपल। पर मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए मोल फ्रैक्शन का मतलब ही मेरा यहाँ पर सॉल्युबिलिटी है, बात समझ में आया, ठीक। काई जब मैं लिखता हूँ तो ये होता है बेटा मेरा मोल फ्रैक्शन, पर मोल फ्रैक्शन के साथ साथ इसको मैं सॉल्युबिलिटी बोलूँगा। अगर मुझे सॉल्युबिलिटी देखनी ना तो ये चीज़ है, मोल फ्रैक्शन है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सॉल्युबिलिटी को, तो मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कब, सिर्फ गैस इन लिक्विड के टाइम पे, है ना, सिर्फ गैस इन लिक्विड के टाइम पर, ठीक है दोस्त। और ये जो KH है दैट इज़ हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट बोल लो यार, ठीक है। और कुछ नाम है क्या, नहीं, हेनरीज लॉ कांस्टेंट बोल लो। इसका यूनिट जो होता है, कई का यूनिट भी पूछ देता है, दैट इज सेम एज प्रेशर, जो प्रेशर का होगा वही यूनिट इसका भी होगा।
अब प्रेशर का अगर बार है तो इसका भी बार हो जाएगा, प्रेशर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो इसका भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा। एटीएम है ना, एटीएम ये आ सकता है। अब यहाँ से देखना यार, मैं इसी चीज़ को कन्वर्ट करके लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो के एच इज इक्वल्स टू मेरा पी बाय काई होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। यस भैया। तो इससे मेरा याद रखना, अगर मेरा के एच इंक्रीज करेगा तो मेरा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि काई का मतलब ही सॉल्युबिलिटी है, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हुआ। और अगर के एच मेरा डिक्रीज करेगा तो यार मेरा सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज कर जाता है। ये बात बहुत लोगों को कंफ्यूज करती है। और दूसरी चीज़, अगर मेरा प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो मेरा काई इंक्रीज़ करेगा, और अगर मेरा प्रेशर डिक्रीज़ करेगा तो मेरा काई डिक्रीज़ करेगा। यानी कि प्रेशर इंक्रीज़ करने पर मेरी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर डिक्रीज़ करने पर मेरी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, लेकिन केएच के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, केएच के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म है ना, ये पूरा फॉर्मूला शीट जो है हमारा, है ना, 2-2.5 पेज का, वो हमारा खत्म होता है। और अगर तुम चाहो बेटा, तुम चाहो तो इस तरीके से थोड़ा सा जगह तो छोड़ के रखना ही है। तुम चाहो तो यहाँ पर ग्राफ्स बना सकते हो राउल्ट्स लॉ के आइडियल और पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के लिए, ताकि तुम लोग को और ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, होपफुली तुम लोग का फॉर्मूला शीट यहाँ पर रेडी हो गया होगा। ये हमारा फॉर्मूला शीट सीरीज़ का फिजिकल केमिस्ट्री के लिए पहला लेक्चर था, दैट इज़ फॉर हमारा सॉल्यूशंस। इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला शीट वाला आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए भी आएगा। तो अगर तुम लोग को बेटा वो देखना है तो ऑब्वियस सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब करके मत बोलो बेल आइकन, छोड़ो यार मैं नहीं बोलता ये सब चीज़ें। ठीक है, तुम्हारा जब भी मन हो बेटा गलती से भी सर्च कर लोगे ना तो भी मैं ही दिखूंगा। ठीक है, मेरा नाम सर्च कर लेना बस, तो मैं तुम लोग को दिख जाऊँगा, तो वहाँ पर भी तुम लोग उस चीज़ को विजिट कर सकते हो। सारी की सारी चीज़ें सेव रखना, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें सेव रखना, देख करके नोट कर लेना, बस इतना इंपॉर्टेंट है, नोट करना इंपॉर्टेंट है यार। तो साथ साथ में इस चीज़ को बनाते चलना, साथ साथ में इस चीज़ को बनाते चलना। चाहोगे तो मैं तुम लोगों को टेलीग्राम में इस चीज़ का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, इसका पूरा जो PDF है उसको बना करके भेज दूंगा। ठीक है, तो होपफुली तुम लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा, लेक्चर में अच्छा लगा होगा, जो भी होगा। ठीक है, फॉर्मूला शीट और तुम लोग का तैयार हो गया होगा। अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, है ना, या फिर नेक्स्ट फॉर्मूला शीट बनाते समय मिलेंगे, जिसमें भी मिले, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए तुम लोग के लिए बाय।